अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर बिलाखिर 5 माह की तारीख के बाद 3 मुख्तलिफ मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट्स, जिनको JITs कहा जाता है, JIT रिपोर्ट्स जो हैं उनका इजरा किया। तो जैसे ही इजरा हुआ तो उसके बाद फिर मामला बढ़त खुले हैं। हुकूमत की जानिब से जो जारी की गई JIT रिपोर्ट्स हैं उसमें कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के रहनुमा उज़ैर बलोच, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साबिक चेयरमैन निसार मुराई और सालेह बल्दिया से मुताल्लिक होने वाली तहकीकात की रिपोर्ट शामिल है। 3 रिपोर्ट्स। अदालत ने भी उन्हें आम करने का हुक्म देते हुए कहा था कि इन रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं जिससे मुल्क की सलामती के लिए मसला पैदा हो, इसलिए रिपोर्ट आम की जाए ताकि लोगों को उनके जानने का हक मिल सके। अच्छा, उसके बाद अली जैदी साहब जो कि PTI के रहनुमा भी हैं, वजीर भी हैं, उन्होंने मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक JIT रिपोर्ट दिखाई। हम बहुत हैरान हुए और हम परेशान हुए कि ये तो सिंध हुकूमत ने रिलीज़ करनी थी, ये इनके पास कैसे आ गई पहले, और उनके मंदरजात भी समझाए। जब मंदरजात समझाए तो हम तो बड़े हैरान हो गए कि यार ये तो पूरी की पूरी एंटी पीपल्स पार्टी और इसमें तो बहुत होशरुबा इंकशाफात है। अच्छा, उसके बाद फिर सिंध हुकूमत ने भी एक JIT रिपोर्ट दिखा दी, उस पर भी सिग्नेचर्स, इन पर भी सिग्नेचर्स, यानी JIT एक थी लेकिन रिपोर्ट्स 2 सामने आ गई। इसी मामले से एक अच्छी खासी कंफ्यूजन पैदा हुई पड़ी इस वक्त भी है। एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि असल जो JIT रिपोर्ट है, जिसको माना जा सकता है, ये कह रहे हैं कि दोनों ही JIT रिपोर्ट सही है, लेकिन जो असल जो JIT रिपोर्ट मानी जाएगी वो सिंध हुकूमत ने जो पेश किया वही है, क्योंकि उसमें साइन की तादाद ज़्यादा है और उसमें जो साइन किए गए हैं वो बताया गया है कि 4 मेंबरान ने दस्तखत किए जो अली जैदी साहब ने रिपोर्ट दिखाई है, और सिंध हुकूमत की जो रिपोर्ट है उसमें 6 मेंबरान के साइन हैं। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो 2 साइन मिस हैं वो पुलिस ऑफिसर्स के हैं। अच्छा, इसमें JIT में इस वक्त ज़िला जनूबी में तैनात सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस फिदा हुसैन जावरी की सरबराही में कायम के 6 रुकनी जो अरकान थे उनके दस्तखत मौजूद है। 6 रुकनी, उसमें पुलिस की स्पेशल ब्रांच, सिंध पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI, MI और रेंजर्स के अफसरान के दस्तखत शामिल हैं। जो 4 हैं उसमें भी पुलिस के 2 जो अफसरान हैं उनके सिग्नेचर्स मिस हैं, जो कि अली जैदी साहब ने रिपोर्ट दिखाई है। अच्छा, सवाल ये उठ रहा है कि जो JIT रिपोर्ट अली जैदी साहब दिखा रहे हैं उसमें चंद पॉइंट सिंध हुकूमत की JIT रिपोर्ट में शामिल नहीं है। तो क्यों नहीं है? यहाँ से कहानी का आगाज होता है। ये मैं उसके कुछ आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि जो सिंध हुकूमत है जो उसने रिपोर्ट दी है उसमें 17 कत्ल की तफसीलात बयान की गई हैं। अली जैदी साहब की जो रिपोर्ट है उसमें 2 कत्ल जिनकी तफसीलात बयान की गई हैं। जो अली जैदी की रिपोर्ट्स है उसमें मुजरिमाना सरगर्मियों में सियासी शख्सियात की मुआवनत का जिक्र है। अच्छा, ये हिस्सा सिंध हुकूमत की JIT रिपोर्ट में मौजूद नहीं है, ये फ़र्क है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में 6 मेंबरान है, जो अली जैदी साहब की जो रिपोर्ट है उसमें 4 मेंबरान के दस्तखत है। जो 2 मिस हैं वो मैंने आपको बताए हैं। दोनों JITs की रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, लेकिन साख जो है उन पर सवालात हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि जो अली जैदी साहब के पास रिपोर्ट है जो वो दिखा रहे हैं वो मशकूक है, या उनको इसको डिनाई किया जा सकता, उसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लीगली एक्सेप्टेड है वो जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट दी है वो लीगली एक्सेप्टेड है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट में उज़ैर बलोच की 2001 से 2013 की सरगर्मियों का जिक्र है। इस जो रिपोर्ट तीनों की जो मंदरजात हैं, इस रिपोर्ट में दरअसल जो असल कहानी का मामला बिगड़ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो उज़ैर बलोच की जो JIT रिपोर्ट थी उसके ऊपर आ रहा है। अली जैदी की रिपोर्ट में उज़ैर बलोच की सियासी वाबस्तगियों की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत ने दी है उसमें मौजूद नहीं है। अली जैदी साहब के पास जो रिपोर्ट है वो 20 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जबकि सिंध हुकूमत जो रिपोर्ट शो कर रही है वो 35 सवालात है, 35 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताया जितनी मैं इस रिपोर्ट को समझ सका हूँ, पढ़ सका हूँ। एक सवाल तो ये है कि इन रिपोर्ट्स के मंजर आम के आने के बाद होगा क्या, असरात क्या है, सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग जो हो रही है। दूसरा ये कि कौन सी रिपोर्ट मुस्तरद है, इसका फैसला कौन करेगा, और क्या अदालत की इस पर मुदाखलत करना बनता है, और अगर अदालत मुदाखलत नहीं करती, अली जैदी साहब कह रहे हैं इस पर सू मोटो लिया जाए, अगर अदालत इस पर मुदाखलत नहीं करती तो फिर ये मुअम्मा हल कैसे होगा? कौन सी JIT रिपोर्ट दरअसल हकीकी है और कौन सी दरअसल ठीक नहीं है या हकीकी नहीं है, और शकूक व शुबहात किस पर है? अगर उस पर जो अली जैदी साहब रिपोर्ट दिखा रहे हैं उस पर 4 अफराद के साइन हैं, 2 के नहीं है, तो वो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं, और पुलिस के ऊपर सियासी वाबस्तगियों के ऊपर
मुताद्दिद जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह रह चुके हैं, आईजीज रह चुके हैं, जो सेक्रेटरीज दाखिला के रह चुके हैं, मुताद्दिद इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं कि इनको डीपोलिटिसाइज करना ही पड़ेगा, पुलिस में पोलिटिसाइजिंग होती है। ये एक पॉइंट रेज हो रहा है। तो वो 2 सिग्नेचर्स का ना होना, 4 का होना उसको मशकूक करार नहीं देता है उस जीआईटी रिपोर्ट को। यानी ये लग रहा है कि जब जो 4 के सिग्नेचर हुए, 2 के होने वाले थे, तो उसके बाद कोई खुदा न खास्ता बादियुन नज़र में कोई उसके अंदर मैनिपुलेशन हुई है और उसके बाद फिर जो 6 सिग्नेचर्स थे वो आए और उस सिंध हुकूमत ने जीआईटी रिपोर्ट सामने की है। अच्छा, मैंने 2 सीनियर सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों को आज जो दावत दी है, कई दिहाइयों से उनका तजर्बा है, तो इस उज़ैर बलोच फैक्टर को, सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी की अगर वाबस्तगी है, लियारी फैक्टर को, इसको बहुत करीब से समझते हैं, बहुत करीब से जानते हैं, इनको बनते हुए उन्होंने देखा है, रिपोर्टिंग की है। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार फैसल अजीज़ साहब, साथ में सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार और इन तीनों मामलात पर गहरी नज़र रखे हुए सहाफ़ी फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। फैसल साहब, इन जेआईटी रिपोर्ट्स के बाद कुछ पॉइंट्स मैंने रेज किए हैं, मुतादिद प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो इसके ऊपर बहुत राय भी दे रहे हैं, लीगल एक्सपर्ट्स भी इसके ऊपर राय दे रहे हैं। मैं कामरान खान साहब के पास देख रहा था, उधर भी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि जो रिपोर्ट मानी जाएगी इस वक्त के तनाजुर में लीगली, वो जो सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की है वही मांगी जाएगी। इस पर ज़ाहिर है आपकी गहरी नज़र है, आपने इसके ऊपर भी रिसर्च की होगी, बहुत सारे लोगों से बात भी, खुद प्रोग्राम भी आपने किया होगा। समझ के आइए ये हुआ क्या है, ये 2 रिपोर्ट्स हैं, क्या एक रिपोर्ट को हम रद्द कर सकते हैं? अगर रद्द कर सकते हैं तो फिर किस रिपोर्ट को माना जाए और किस बुनियाद पर माना जाए कि बस यही मुस्तरद है? फैसल साहब, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक सरकारी सतह के ऊपर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट जारी हो गई और उस हुकूमत ने जारी कर दी जो जारी करना नहीं चाहती थी, सही, जो जारी नहीं कर रही थी और सुप्रीम कोर्ट में रिलेक्टेंट थी किसी तरीके से डिले हो जाए, छुप जाए। और एक साइड पर वफाकी वजीर जो कि पीटीआई के अहम मेंबर हैं, वो अदालत में थे और लड़ रहे थे कि ये जेआईटी सामने लाई जाए। तो ये फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके बाद ये जेआईटी सामने आई। अच्छा, अब ये जो सिंध हुकूमत ने जेआईटी दी है उसके अंदर एतराज इस बात पर है, जो बड़ा एतराज है कि इतने सारे जो मर्डर हुए हैं, ये लाकानूनीत हुई है, कराची में जिलाओ घिराव हुआ, भत्ताखोरी हुई, बहुत ही लंबे टाइम तक रही, लोगों की गर्दनें काट के फुटबॉल खेली गई, बहुत ही बुरा हाल था और पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी तस्वीरें हैं। सही। तो उनके नाम क्यों नहीं है और ये किसकी सरबराही में हो रहा था? असल में गेम ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। सही। तो जो सरकारी जेआईटी है उसके अंदर तो बिल्कुल सफाई है, गवर्नमेंट ने तो कोई सपोर्ट ही नहीं की, कोई ऐसा मामला नहीं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछा जा रहा है कि आप उनके पास जब जाते थे, लियारी में जाते थे, ये क्या है? तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे जाते थे, वो मान ही नहीं रहे। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी जेआईटी जो है अली जैदी साहब की, वो ये सबूत पेश कर रही है। मैं यहाँ पे आपको एक तीसरी जेआईटी का जिक्र करता हूँ इसी हवाले से। अच्छा, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई है सर। वो जेआईटी है फौजी अदालतों के हवाले से जो सजा हुई है उज़ैर बलोच को, वो एक डॉक्यूमेंट है, वो कब मंजर आम पे लाया जाएगा? ये तो सिंध हुकूमत हो गई और लिफाफे में घर पर कोई दरवाजे पर अली जैदी को एक जेआईटी दे गया, वो कह रहे हैं कोई मुझे दे गया तो मैं ये बता रहा हूँ। एक ऐसी जेआईटी भी है जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनके पास है, जो फौजी अदालतों से मुतालिक दायर आईएस है और जिसके अंदर जरूरत नहीं है कि पुलिस वाले ने साइन किया या नहीं किया है। वो मंजर आम पे कब आएगी? इंपॉर्टेंट गैप तभी फिल होगा। अब आ जाता है जो आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या सोमोटो लिया जाएगा? अब चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसको सोमोटो लेते हैं तो मंजरनामा बदल जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो क्या फेडरल गवर्नमेंट इसको डिस्कस करेगी? मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वफाकी हुकूमत के कहने पर ही, इमरान साहब के कहने पर ही अली जैदी मूव कर रहे हैं और ये जो नैब की 120 अदालतें बनने का मामला है और चीजों को आगे बढ़ाने का मामला है, उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप टाइट हो रही है। तो सिंध गवर्नमेंट के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को घेरे में ले लेगी। आइंदा 3-4 महीनों के अंदर सूरत हाल बहुत बदल जाएगी। बिल्कुल ठीक। फ़हीम सिद्दीकी साहब, अब चूंकि आप बीट भी करते रहे हैं, क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे, अभी भी आप ब्यूरो चीफ हैं एक इदारे के, बहुत करीब से गहरी नज़र है और पुलिस की पोलिटिसाइजिंग, पुलिस कैसे काम करती है, जीआईटीज़ में कैसी कैसी मैनिपुलेशन होती है, आईओज़ का जो किरदार है, बहुत गहरी नज़र है आपकी।
क्या समझ आ रही है इस सारे मामले में? ये जो 2 GITs और तीसरी का जो असल जिक्र कर रहे हैं ना फैसल साहब, आई 100% एग्री विद इट, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों ने जो चीजें उनके पास है वो शायद बाकी इदारों के पास ना हो, उनके पास वो इंफॉर्मेशंस ना हो जो कि इंटेलिजेंस इदारों के पास है, क्योंकि जो उन्होंने ऑपरेशंस किए हैं उनके पास बहुत फैक्ट्स होंगे। आपकी जो बसीरत है वो क्या कहती है, ये क्या हो रहा है? ये जो GIT की रिपोर्ट्स हैं, ये 2 होना 3 होना, ये समझा क्या रहा है और ये है क्यों बेसिकली? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। जैसे फैसल कह रहे थे कि तीसरी GIT भी है, तो जिस GIT को वो GIT कह रहे हैं वो एक रिपोर्ट हो सकती है जो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन इदारों ने की होगी उज़ैर बलोच से। लेकिन अगर हकीकत यह है कि उज़ैर बलोच से, जिसे हम JIT कहते हैं, जॉइंट इंटरोगेशन टीम, जो रिपोर्ट तैयार करती है, वो वाकई 3 है। और वो वाकई 3 इस तरह से हैं कि एक GIT जब पहली बार तैयार हो गई, उसके ऊपर जब 4 अफराद ने दस्तखत कर दिए, 4 इदारों के अफराद ने, उसमें कुछ ऐसे मंदरजात थे जिनके ऊपर जो है सिंध हुकूमत को एतराज़ था। और ये बात ठीक है कि सिंध हुकूमत के दबाव में आकर सिंध पुलिस के वो अफसरान जो GIT का हिस्सा थे, उन्होंने उसके ऊपर दस्तखत नहीं की। उसके बाद उसके मंदरजात फिर तब्दील किए गए, फिर उसके ऊपर 4 अफराद ने दस्तखत कर दिए जो मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता थे, लेकिन सिंध हुकूमत को अभी भी उसके ऊपर एतराज़ात थे। और एक दफ़ा फिर जो है वो सिंध हुकूमत के दबाव के ऊपर उन 2 अफसरान ने दस्तखत नहीं की जो पुलिस से ताल्लुक़ रखते थे। और अब जो GIT मंजर आम पर लाई गई है, वो GIT है जिस पे सिंध पुलिस के अफसरान ने इस बात पर दस्तखत किए कि सिंध हुकूमत उस GIT के मंदरजात से मुत्तफिक थी और उस GIT में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उसकी क़यादत को क्लीन चिट मिलती थी। तो ये एक हकीकत है कि GITs 3 हैं। सिर्फ उज़ैर बलोच की हम बात कर रहे हैं, अभी हम किसी और GIT की बात नहीं। बिल्कुल सही। इसमें से 2 मंजर आम पर ले आई गई हैं, अभी एक और आना बाकी है, फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन सबसे अहम तरीन बात जो है वो ये है कि इन GITs के ज़रिए जो ये प्रोपेगेंडा बॉक्स खुला है, क्या इन GIT की कोई कानूनी हैसियत है? तो हकीकत ये है कि इन GITs की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, किसी की भी नहीं। 6 जिनके दस्तखत है उनकी भी नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं है, क्योंकि जो हमारा कानून शहादत है उसमें अदालतें GIT को बतौर शहादत तस्लीम नहीं करती। जो मुकदमा चलाए जाते हैं वो अदालत में पेश की गई शहादतों की बुनियाद पर चलाए जाते हैं, मुलजिम से की गई किसी GIT की बुनियाद पर नहीं चलाए जाते। अदालतें अमूमन ऐसी GITs को रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बना देती हैं, लेकिन उनको बाकायदा उसके ऊपर अदालत की कार्रवाई नहीं चलाई जाती, मुकदमे की कार्रवाई नहीं चलाई जाती। तो जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, अगर हम उसे देखें तो एक तरह से सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। एक तरफ तहरीक इंसाफ, उनके अली ज़ैदी साहब जो हैं वो इस सारे मामले के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके ऊपर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है। तो एक बात ज़रूर इसमें मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर GIT सामने आने से क्लीन चिट मिली है तो इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो अली ज़ैदी साहब का भी है। अली ज़ैदी साहब जो हैं वो जनवरी 2018 में केस जीते, उसके बाद उन्हें अदालत की कार्रवाई के लिए चले गए अदालत में। उसके बाद वो आखिरकार सिंध हुकूमत जो GIT को सामने ले आई है, उन तीनों GITs को सामने ले आई है, लेकिन इससे फ़ायदा अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही हुआ है। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है जवाब में PTI को कि ये अमन कमेटी जिससे आप हमारा ताल्लुक जोड़ रहे हैं, इस अमन कमेटी से ताल्लुक जोड़ने की तो आप भी कोशिशें करते रहे हैं। गवर्नर सिंध खुद इमरान इस्माइल जो है उस कमेटी का हिस्सा थे जो अमन कमेटी को अपने साथ मिलाना चाहते थे। ये कह रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि CVU पर जो धरने दिए जाते थे उसमें अमन कमेटी के लोग आकर स्टेज पर बैठा करते थे। तो खिचड़ी पक रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, लेकिन जो कुछ होना चाहिए कि आवाम को कुछ रिलीफ मिलना चाहिए, चाहे वो वफाकी हुकूमत की तरफ से हो या सिंध हुकूमत की तरफ से हो, वो नहीं मिल रहा। अमलन आवाम को इस सारी GITs के इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। अहम तरीन बात यह है कि वो तमाम मुकदमात जो उज़ैर बलोच के ऊपर हैं, 198 अफराद के कत्ल के मुकदमात या जो दीगर मुकदमात हैं, उनमें इंसाफ हो जाए, उनमें जो लोग मुतासिर हैं उन मुतासिरीन को जो इंसाफ मिल जाए, अदालतों से सजाएँ हो जाएँ। ये होगा बेसिकली मैं समझता हूँ कि इंसाफ। और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और PTI दोनों को काम करना चाहिए, लेकिन काम इसके ऊपर नहीं हो रहा। काम इस बात पर हो रहा है कि ब्लेम गेम, तुम अमन कमेटी के सरपरस्त थे, तुम भी तो अमन कमेटी से मिला करते थे, तुम उनकी मीटिंग्स में जाया करते थे, तुम भी तो जाया करते थे। ये हो रहा है, उससे अवाम इस वक्त जो है मैं समझता हूँ सिर्फ मजे ले रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। हकीकत जो चाहिए, जो होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। आपने ये जो लियारी गैंग वॉर थी पूरी और 90s के दौर से शुरू हुई, आगे चलती रही, फिर वो सारी आपने खुद फिजिकली कवर भी की हुई है। फैसल अजीज साहब ने भी रिपोर्टिंग की है। ऑपरेशंस जो हुए वो आपने फिजिकली कवर भी किए हुए हैं।
मैं आपकी ज़ाती ओपिनियन जानना चाहता हूँ, जो आपने खुद देखा हुआ है, खुद जाना है, समझा है, बूझा है, इन लोगों से ज़ाहिर इंटरव्यूज़ भी होते रहे, आप इनकी सारी प्रो एंड कॉन्स को समझते भी रहे, गो कि हम बहुत सारी चीज़ों को मुतअद्दिद वजूहात की बुनियाद पर माजी में रिपोर्ट भी नहीं कर पाते थे। बहुत सा हमारी रिस्ट्रिक्शन थी, जानों को ख़तरे भी थे, लेकिन जानों को ख़तरे में डाल के मुतअद्दिद चीज़ें हमने रिपोर्ट भी की। क्या वाकई पीपल्स पार्टी का लियारी फैक्टर, उज़ैर बलोच, उनसे कोई ताल्लुक किसी तरह से रहा है माजी में? देखिए, इसके लिए कुछ और कहने की क्या ज़रूरत है। हम सिर्फ और सिर्फ एक नाम ले देते हैं, सारी सूरत हाल सामने आ जाती है। वो नाम है साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब अमन कमेटी के लोगों को अपना भाई, अपना बच्चा कहते हैं। ठीक। उन्होंने सही मायनों में अमन कमेटी को गोद लिया और उन्होंने वहाँ पर बाकायदा ये कहा, असेंबली के फ्लोर पर भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहा कि मैंने उन लोगों को असलहे के लाइसेंस दिए हैं और मैंने ये असलहे के लाइसेंस उन्हें शब बरात में पटाखे चलाने के लिए नहीं दिए हैं। तो जब सूरत हाल यह हो तो फिर उसके बाद आपके सवाल का इससे ज़्यादा वाज़ेह जवाब कोई हो नहीं सकता। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस दौर में लियारी अमन कमेटी को, उससे पहले रहमान डकैत को सपोर्ट किया करती थी। तो रहमान डकैत भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मिलते रहे। उन्होंने अपने बाप के नाम से, रहीम दाद के नाम से जो ट्रस्ट कायम किया, उस ट्रस्ट की जब इब्तिदाई तकरीब थी उसमें नबील कबूल साहब भी गए, जो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा थे। उसके अलावा और लोगों ने भी उस तकरीब में शिरकत की। इसके बाद उज़ैर बलोच जो तकरीब करते रहे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जाते रहे, मुलाकातें होती रहीं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहकर दामन नहीं छुड़ा सकती कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। ताल्लुक़ था। आज वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने किया था और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को वज़ारत दाखिला देना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी। तो अब आपको उस गलती का मदावा करना होगा। आपको जिन लोगों को लियारी में कत्ल किया गया, जिन लोगों को अगवा करके तावान वसूल किया गया, जिन लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई, उन सबको अब इंसाफ दिलाना जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। आप कह रहे हैं लियारी गैंग वॉर किसी एक दिन की बात नहीं है, ये तो 80s से चलने वाली बात है। रहमान डकैत के वालिद शेरदाद से लड़ते रहे, उसके बाद रहमान डकैत और अरशद पप्पू जो कभी एक गैंग में हुआ करते थे, वो हमें बिल्कुल जो है वो बॉम्बे की वो अंडरवर्ल्ड की सी कहानी लगती है कि पहले दोनों एक ही ग्रुप में थे, फिर दोनों अलग हो गए, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने गैंग्स बना लिए और गैंग वार शुरू हो गई। तो ये सारी गैंग वार होती रही और उसमें मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ ग्रुप्स को सपोर्ट करती रही हैं। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद होगी, कहीं ना कहीं यकीनन मौजूद होगी कि अरशद पप्पू को एक मौके पर जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सपोर्ट करती रही। एक मौके पर अरशद पप्पू की हलाकत के बाद उसके बाद बनने वाले एक और शख्स को जो है बाकायदा सपोर्ट की गई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लियारी अमन कमेटी को सपोर्ट करती थी, पहले रहमान को सपोर्ट किया करती थी, उसके बाद उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया करती थी। तो जो गैंग वॉर्स हैं, या जो यूँ कह लीजिए कि जो एक एलिमेंट जिसे हम जो है मिलिटेंट एलिमेंट कहते हैं, वो इस शहर में मौजूद था और उसको जो है सियासी जमातें अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती रही। ठीक। अच्छा फैसल भाई, सवाल मैं प्रिसाइज करता हूँ, क्या लियारी अमन कमेटी ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? क्योंकि मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि क्या लियारी की सियासत में पीपल्स पार्टी का किरदार था, या मैं इसको रिफ्रेज करूँ तो क्या लियारी अमन कमेटी के साथ सियासत के रास्ते से पीपल्स पार्टी का कोई किरदार है, रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी का गढ़ लियारी रहा है। ठीक। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पे टफ टाइम मिला हो। उज़ैर बलोच के आने के बाद पीपल्स पार्टी को मुतालबात उज़ैर बलोच के मानने पड़े। बहुत सारे ऐसे सरकारी जॉब्स उज़ैर के थ्रू क्रिमिनल्स को मिली। बहुत सारे लाइसेंस, असले के लाइसेंस जो हैं वो उज़ैर ने लिए अपने लोगों के लिए। हत्ता ये कि जो टिकट्स थे एमएनएस एमपीएस के, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट नहीं बल्कि उज़ैर बलोच के कैंडिडेट थे। उज़ैर बहुत ज्यादा पावर के अंदर एक ऐसे सिनेरियो के अंदर रहे कि पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज करती रही। उज़ैर बलोच नहीं जाते थे। उज़ैर बलोच के पास गुजरा सीएम, बड़ी बड़ी अहम शख्सियत हाजिरियां देती थी, उन्हें पीस के अवार्ड देती थी, और वो सारे मंजर आम पर है, उनकी फैमिली सब कुछ बता रही है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जो रिपोर्ट है मंजर आम पे आने के बाद, इस वक्त लियारी का टेम्परेचर क्या है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उज़ैर को ऑन नहीं कर रही है, जब उनके लोग कह रहे हैं कि हमें तो ऐसे 20 लोग मिलते हैं और हमने इनके साथ तस्वीर खिंचवाई
तो इनके साथ भी खिंचवाई, तो एक अनजाना आदमी उजैर था उसके साथ भी खिंचवाई, और उसने तोहफा दिया तो 20 लोग तोहफे देते तो हमने, तो इस वक्त जो उजैर ने काम किए उसका क्रिमिनल एलिमेंट और उसका पहलू एक अलग है, लेकिन उसने लियारी के लोगों के लिए जो काम किए, जो उन्हें नौकरियां दिलवाई, जो उसने डेवलपमेंट की चीजें की, और जो अपने लोगों को, लोकल लोगों को टिकट्स दिए और करवाया, लोगों में, लियारी के लोगों में उजैर जैसा भी हो, जो भी ज्वाइंट मिनिस्ट्री टीम में आई हो, जितने उसने 200-250 मर्डर किए हैं, लेकिन एक हमदर्दी का पहलू है। बिल्कुल है। और आप ये याद रखें कि रिसेंट इलेक्शन जो हुए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लियारी के अंदर कैसे नताइज देखने पड़े थे। तो सूरत हाल लियारी के लोगों की, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम उजैर बलोच को नहीं जानते हैं, तो ये पहली बार ऐसा सिनेरियो डेवलप हो रहा है और मजबूत हो रहा है जहां पे एंटी पीपल्स पार्टी एलिमेंट जो है वो मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को यहाँ ऑन करना चाहिए। जुल्फकार मिर्जा आधा दिन कई बार लियारी में गुजारते थे, वहीं बैठे रहते थे, उनके इर्द गिर्द एमपीज बैठे रहते थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के ओहदेदारान वहां बैठे रहते थे और लियारी के थ्रू चीजें चलती थी। लेकिन अब का सिनेरियो, ये आइंदा आने वाला सिनेरियो तय करेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पे कितने काम किए, और ये उजैर वाला जो एलिमेंट है उसको निकाल के वो कैसे फिक्स करेंगे और किसको लेकर आएंगे। कादिर पटेल साहब ये रोल प्ले कर लेंगे, सईद गनी साहब ये रोल प्ले कर लेंगे, कौन ये रोल प्ले करेगा कि लियारी के लोगों को सीने से लगाएं और फिर बोलें कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साहबजादे के साथ आप खड़े हो और इनको वोट दें। एक क्रूशियल पीरियड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए लियारी के अंदर शुरू होने जा रहा है। ठीक, जो पॉइंट रेज किया फ़हीम सिद्दीकी साहब ने कि जेआईटी का बहुत ज़्यादा किरदार नहीं होता या इससे मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता, ये मेरे दिल को लगा है और इसके अंदर वाकई कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक सवाल ये मैं फ़हीम साहब के आगे रखूँगा और दोनों अपने मौजूद जो मेहमान हैं उनके आगे एक और सवाल ये रखूँगा कि अब फैसला तो ये भी होना बाकी है, क्योंकि ये उभाम अगर रहा तो फिर ये तारीख का हिस्सा बन जाएगा कि जेआईटी की जो रिपोर्ट 2 आई हैं उसमें जो पहले वाली जेआईटी थी जो कि अली जैदी साहब ने दिखाई है और जो दूसरी सिंध हुकूमत ने रिलीज़ की है, ये मैनिपुलेशन, ये इसमें चेंजेस कैसे आई? अगर उस पर दस्तखत ना किसी के होते, ब्लैंक होती तो शायद कोई और बात थी, लेकिन जब दस्तखत 4 अफराद के मौजूद हैं, 2 के नहीं है, तो फिर इस जेआईटी को समझने के लिए क्या मजीद एक जेआईटी बनेगी जो इस सारी चीज़ों को खंगालेगी? एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये सवालात रखते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल अजीज साहब और फ़हीम सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, जो आपने जेआईटी रिपोर्ट्स या जेआईटी बनने के बाद उस रिपोर्ट के आने के किरदार की बात की है, ज़रा उसको थोड़ा सा डिटेल में बताया, उसकी लीगल वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्योंकि आपने इसकी सारी रिपोर्टिंग समझी हुई है। फ़हीम साहब, देखिए, ज्वाइंट इंटरोगेशन टीम्स अपनी रिपोर्ट उस वक्त तैयार करते हैं जब वो किसी भी ऐसे वाक़े के बाद, जो हम यूँ कह लें कि हाई प्रोफाइल केस होता है, उसमें जब कोई मुलजिम पकड़ा जाता है तो उससे इंट्रोगेट करके जो रिपोर्ट तैयार करती हैं उसे ज्वाइंट इंटरोगेशन रिपोर्ट कहा जाता है। इसमें आम तौर पर जो है वो होता यही है कि ISI, MI, IB, रेंजर्स और सिंध पुलिस के अफसरान जो है वो शामिल होते हैं। ये GIT गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश करती हैं, उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट में या तो उसे ब्लैक करार देती हैं, वाइट करार देती हैं, ग्रे करार देती हैं। ये GITs जो हैं वो 2016, 2015, 2016 में इसका बहुत ज़्यादा शोर था। बहुत GITs जो हैं वो हुई और बहुत सी GITs जो हैं वो मीडिया में लाई भी गई, मीडिया के ज़रिए उनको मीडिया ट्रायल भी हुआ, लेकिन उनको जो है कहीं पे भी ये रिपोर्ट उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से, यानी पब्लिक के जाने की मैं बात करूँ, पब्लिक नहीं किया गया। लेकिन जो अहम तरीन बात उस वक्त भी कही जाती थी, वही बात आज भी कही जा रही है कि ये JITs ज़रूर बनती हैं। ये JITs महकमा दाखिला के ऑर्डर्स पे बनती हैं, महकमा दाखिला बनाती है। ये JITs बनने के बाद इनकी रिपोर्ट्स भी महकमा दाखिला में ही जमा होती हैं, लेकिन इन JITs की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। कानूनी हैसियत से मुराद ये है कि ये JITs, जो भी JIT रिपोर्ट में मुलजिम कहता है, उनसे मुतालिक जो मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात होते हैं, उन अदालतों में उस JIT को बतौर शहादत आप पेश नहीं कर सकते। अदालतें उसे बहुत ज़्यादा अगर चाहेंगी, अपने अदालत की मर्ज़ी है, जज की मर्ज़ी है, चाहे तो वो उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दे, लेकिन उसके ऊपर जो है वो अदालती कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाते। अदालती कार्रवाई हमेशा आगे बढ़ती है उन शहादतों की बुनियाद पर जो पुलिस की जानिब से पेश की जाए, जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की जाए। आपकी मुराद वो 168, 164 के बयानात जो मजिस्ट्रेट के सामने दिए जाते हैं वो, और जो पुलिस उनसे कुछ बयानात लेती है या उनसे बातचीत करती है, इसका डिफरेंस है, क्योंकि उससे डिनाइल नहीं किया जा सकता जो मजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है।
देखें 161 के बयानात जो हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के होते हैं, और 164 का बयान जो है वो मुलजिम जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने देता है। लेकिन इसके बावजूद जो आला अदालतें होती हैं, अगर वहाँ जाकर मुलजिम इस बात से इनकार कर दे कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था वो बयान भी उसने दबाव में आकर दिया था, तो अदालत जो है वो मजिस्ट्रेट को तलब कर सकती है। सेशन अदालत या आला अदालत जो है वो मजिस्ट्रेट को तलब कर सकती है, उससे पूछ सकती है कि ये बयान जब तुमने लिया था तो क्या तुमने मुलजिम से पूछा था कि किसी दबाव में आकर तो बयान नहीं दे रहा। और अगर मजिस्ट्रेट वहाँ आकर ये कह दे कि नहीं इससे मैंने पूछा था और इसने कहा था कि नहीं इसने बयान किसी दबाव में नहीं दिया, तो अदालत उसकी बुनियाद पर आगे कार्रवाई को चलाती है। यानी यहाँ आकर मुलजिम का ये बयान खत्म हो जाता है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था वो उसने किसी दबाव में आकर दिया था। लेकिन ये ऐसी कानून की पेचीदगियाँ हैं, वजगाफियाँ हैं कि इनके ऊपर आम तौर पर इसका फ़ायदा जो है वो हमने मुलजिमान को ही होते देखा है। जो मुलजिमान के वकला होते हैं, वकील सफाई होते हैं, वो इसका अमूमन फ़ायदा उठा रहे होते हैं। असल चीज़ यही है कि वो शहादतें जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में पेश की जाएँ, उन्हीं की बुनियाद पर जो है वो अदालतें फैसले सुनाती हैं। कभी JIT की बुनियाद पर अदालतें फैसले नहीं सुनाया करती। बिल्कुल ठीक है फैसल भाई, लेकिन JIT का किरदार ये ज़रूर होता है कि एक पिक्चर प्रिसाइज होकर सामने आ जाती है और वो मुस्तनद अफराद जो उस JIT के मेंबरान होते हैं, मुस्तनद इदारों से नॉमिनेटेड होते हैं, उसकी बुनियाद पर एक पिक्चर क्लियर हो जाती है और उसके बाद ज़ाहिर शवाहिद लिए जाते हैं, बयानात लिए जाते हैं और उसके ऊपर मुअज़्ज़ज़ अदालतें वो खुद से एक फ़ैसला करते हैं। इस JIT के ऊपर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि JIT दरअसल दुरुस्त क्या, लीगली देखा जाए तो दुरुस्त तो सिंध हुकूमत ने जो रिलीज़ की है वही बनती है लीगली, अगर देखा जाए वकला से अगर बात की जाए तो। लेकिन जो दूसरी है जो अली ज़ैदी साहब दे रहे हैं, सामने कर रहे हैं, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, शायद लीगली फॉरवर्ड ना किया जा सके अदालत के सामने। तो अब इसका फैसला होगा कैसे, एक और JIT बना के? देखिए एक चीज तो बहुत क्लियर है, जितनी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनती हैं उसमें पाकिस्तान के मुस्तनद अहम तरीन इदारों के क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं जो ये काम करते हैं ऐसी है, और वो बड़ी मेहनत के बाद एक चीज बनाते हैं। लेकिन इस डॉक्यूमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं है, सैकड़ों JITs बनती रही, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, इसका फायदा उस वक्त हो सकता है एक ओपिनियन के लिए, चीजों को जानने के लिए, कि अगर वो बर वक्त मंजर-ए-आम पे आ जाए, अगर वो इतने सालों तक लटकी रहे और उसके बाद आए, तो फिर पॉइंट स्कोरिंग वाला एनवायरनमेंट जो होगा जो इस वक्त चल रहा है। तो एक तो मामला ये। दूसरा जो पॉइंट आता है कि सिंध गवर्नमेंट की मानी जाएगी, कहाँ मानी जाएगी सिंध गवर्नमेंट की, कौन सा फोरम में जहाँ मानी जाएगी, और अली ज़ैदी साहब कौन से जो आम शहरी है इस वक्त। अली ज़ैदी साहब एक मुकम्मल पूरे जिंदा फेडरल मिनिस्टर हैं, वफाकी हुकूमत है। जी हाँ, तो ये सिंध हुकूमत की मानी जाएगी और उनकी वो वफाकी हुकूमत है, ये सिंध हुकूमत है, और मानी जाएगी तो कहाँ मानी जाएगी और किस कैपेसिटी में मानी जाएगी, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि जो अपील हो रही है, क्या सोमोटो एक्शन होगा? अगर नहीं होगा तो ये जो वफाकी वजीर ने इल्जाम आयद किए हैं, अगर वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है और वो इल्जाम आयद कर रहे हैं ना फिर सिंध हुकूमत के ऊपर, तो इसका रास्ता क्या होगा? ये क्या फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेगी? क्योंकि वो आम शहरी की कैपेसिटी में हम नहीं बोल रहे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ बराबर में बैठे हैं, हुकूमत के तर्जुमान बैठे हैं, अच्छा पॉइंट, और वो वफाकी वजीर की हैसियत से बात कर रहे हैं। इमरान खान की गवर्नमेंट इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, आसिफ जरदारी के ऊपर, फलियात तालपुर के ऊपर, कायम अली शाह साहब के ऊपर, शर्जील मेमन के ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर कि आप इस कत्लो गारत के अंदर थे, और बड़ी चालाकी से वो बड़े खामोश हो जाते हैं जुल्फिकार मिर्जा वाले मामले पे, उस पर बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि एहलिया फेडरल कैबिनेट के अंदर है। तो ये पॉइंट स्कोरिंग है, लेकिन ये कहाँ मानी जा रही है और कैसे मानी जा रही है? मैंने जो पहले बात की थी कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि फौजी हुकूमत, फौजी अदालतों के अंदर चीजें इन्वेस्टिगेट हुई, उसको आप ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें MI और दीगर इदारों की इनपुट है, उज़ैर के से मुतालिक है। क्या वो डॉक्यूमेंट किसी वक्त पर बाहर आ सकता है? बहुत अच्छा, उसको कोई चैलेंज कर सकता है, तो वो सिनेरियो क्या होगा? तीसरा ये कि अगर फेडरल गवर्नमेंट इस डॉक्यूमेंट को लेकर चली जाती है अदालत में, सो मोटो नहीं होता, भाई एक्शन करेंगे, तो मंजरनामा बदल सकता है, फिर सूरत बदल सकती है। एक और डेवलपमेंट जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि यहाँ पे जो नैब से मुतालिक रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, 120 अदालतें बन रही हैं और जजेस भर्ती हो रहे हैं, तो ये कोई नौकरियां देने का कोई स्कीम नहीं है। ये इस मुल्क के अंदर जो 1200 से ज्यादा रेफरेंसेस हैं उसको निपटाने का मामला है, और ये रेफरेंसेस ध्यान पे रखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून
के लीडरान, उनके मिनिस्टर, उनके ओहदेदारान के गिर्द हैं। ये जो आपने पॉइंट्स जोड़े हैं ना सर, मुझे आई रियली अप्रिशिएट, ये मैंने भी नहीं सोचे थे कि ये सारे ताने बाने एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, इस डिबेट को थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं फैसल भाई और फहीम भाई। जरा सानिया बल्दिया केस की तरफ आते हैं। अच्छा, उस रिपोर्ट को पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग तो शायद इधर इस्लामाबाद में, लाहौर में बैठे, हमने तो शायद वो चीजें भी ना देखी हो, आप लोगों ने तो करीब जाके उसको रिपोर्ट किया है। इसमें जो चीजें देखे जा रहे हैं हम, वो तो हैरान कुन है। अब इस रिपोर्ट के बाद मतलब एमकेएम के ऊपर कुछ ना डाला जाए, कोई उनके ऊपर कोई कदगन नहीं आती है, क्योंकि अब तो माइनस अल्ताफ हो गया, अब वो क्लीन चिट मिल गई, अब वो क्लियर हो गया। फैसल भाई, फिर मैं फहीम भाई की तरफ आता हूं। देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस तरह का जुल्म शायद दुनिया में कहीं ना हो, जहां पे 250 लोगों को एक सियासी जमात ने भत्ता ना देने पर जिंदा जला दिया। फैक्ट्री को चारों तरफ से अंदर से बंद किया, सारी खिड़की दरवाजे बंद किए और लोगों को जला दिया। तो ये बड़ी खौफनाक किस्म के इन सारे जीआईटीज के अंदर अगर आप देखेंगे जुल्म बर्बरियत, तो वो इस बल्दिया फैक्ट्री वाले डॉक्यूमेंट इस जीआईटी के अंदर है। अब सिनेरियो वही है, इतने अरसे के बाद आप जीआईटी लेकर आ गए हैं मार्केट में, उसके ऊपर केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर आखिरी मरहले के अंदर है। वो 2 इंपॉर्टेंट लोग पकड़े हुए हैं, हमाद सिद्दीकी पकड़े हुए हैं और एक और भोलू साहब उनको पकड़ा हुआ है, रहमान भोलू। अब इनसे मुताबिक चीजें किस तरह से स्ट्रक्चरिंग होगी, सहूलतकार कहाँ है? अल्ताफ हुसैन तो चले गेम से आउट हो गए, लेकिन अल्ताफ हुसैन तो पहले भी यहाँ पे नहीं थे, अब भी गेम से आउट बाहर ही हैं। तो सहूलतकारी तो यहाँ ही ना, कहाँ है? राइट। एक मिनट रुकिएगा जरा, फहीम भाई इसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा। आई हैव 2 मिनट्स लेफ्ट कि इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्योंकि इसको पढ़ते जाएं तो ऐसे लगता है कि पूरा क्राइम सीन बना, और वही आपकी वाली बात कि मुंबई वाले ही कि पूरा गैंग और वो चलता है और वो जला के राख कर देता है, लोग मर जाते हैं, पूछता कोई नहीं। फहीम भाई, देखिए, बल्दिया फैक्ट्री का जो वाकया है उसमें एमकेएम मुलविस है, एमकेएम मुलविस नहीं है। इसका फैसला जो है वो अदालत करार देगी, जो भी अदालत का फैसला आएगा। मेरा इस पे सादा सा पॉइंट ये है कि ये भी जीआईटी सामने आ गई, लेकिन इस जीआईटी पे बात नहीं हो रही। वफाकी हुकूमत की जानिब से जितनी बात हो रही है वो ज़ेर बलोच जीआईटी पे हो रही है, क्योंकि उसमें पीपल्स पार्टी जो है उसको मोर्द इल्ज़ाम ठहराई जा रही है, वो टारगेट है। एमकेएम जो खुद इस वक्त वफाकी हुकूमत की, वफाकी काबीना का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, उसके ऊपर बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से कोई बात नहीं होती। बहुत ही अजीब सा सवाल। इसी तरह उज़ैर बलोच के केस में जुल्फ़िकार मिर्जा के ऊपर बात नहीं हो रही, क्योंकि उनकी जो बीवी हैं वो जो है इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा है। तो ये बहुत ही अजीब सी बातें हैं, इनके ऊपर यकीनन इस मुल्क के अवाम जो है सोच जरूर रहे हैं कि सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं मुर्तज़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आखिर में कर लूं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर राजी हो जाए कि वो 18वीं तरमीम खत्म करने पर तैयार है, ये सारी चीजें अपनी बुलबुले की तरह बैठ जाएंगी। बहुत अच्छा पॉइंट, थैंक यू वेरी मच फैसल अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फहीम सिद्दीकी साहब, बहुत अच्छा पॉइंट आप जाते जाते रेज की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत यकीन था कि बड़ी ज़बरदस्त पॉइंट्स निकलेंगे, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो पॉइंट हमने इस प्रोग्राम में रेज किए हैं ना, आपको किसी और प्रोग्राम में नहीं मिले, क्योंकि ये वो साफ़ी हैं जो ग्राउंड में रह के चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह ने के बाद।